नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है सेवक और पायलट बैच में, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो एक बार सभी जुड़ेंगे। हिमांशु चौहान, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, आपकी स्वीकार होगी। ठीक है, तो जल्दी से। अच्छा, धनंजय कुमार जी यूपी के बिजनौर से, सुबह का नमस्कार सर जी। तो नमस्कार, आपकी स्वीकार होगी। कुलदीप जी हैं, प्रणाम गुरुजी शामली की पावन धरती से। अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार हृदय यादव, दीपक जी गुड मॉर्निंग, अरुण रावत, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे, आपकी स्वीकार है। अमित कुमार पटेल, गुड मॉर्निंग सर, सुबह का प्रणाम स्वीकार किया जाए तो आपकी प्रणाम स्वीकार है। चलो, राम राम सभी की, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमन कुमार, जय भीम सर जी, जय भीम। केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम सेविंदर जी कह रहे हैं। हिमांशु चौहान, तो पंकज शर्मा, सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रायबरेली की धरती से चरण स्पर्श संदीप कुमार जी कह रहे हैं। चलो, तो मित्रों इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इतिहास, जैसे कि आपको पता भी होगा। और बहुत ही बेहतरीन हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक क्या होगा सर जी? आपका होगा पहले तुगलक वंश। तुगलक वंश थोड़ा सा मतलब कि गहरा है, तो उसे हम समाप्त कर देंगे। उसी के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश होगा। ठीक है ना? सैयद वंश के बाद कौन सी वंश की यहाँ पर मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी लोधी वंश होगा। चलो, तो चलते हैं एक बार ठीक है ना, देखेंगे सर जी रोजगार जागरूकता मीटअप। ठीक है, और मित्रों समय तो अब रहा ही नहीं है, मात्र कल का दिन बीच में होगा। रोजगार जागरूकता मीटअप यूपी की बात, मीटअप होगा, सॉरी। अंकित भाटी सर और जो रोजगार विद अंकित परिवार के जितने भरवी सदस्य हैं, आपकी राजस्थान की पावर धरातल पर 12 मिलियन का सेलिब्रेशन आपके बीच करने आ रहे हैं। दिनांक 7 अप्रैल 2024। यदि मैं टाइमिंग की बात करूंगा तो सर जो है सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, चलो जी। प्रवेश जी कह रहे सर जी एक बार और जय भीम बोल दो। अच्छा चलो, जय भीम आपकी स्वीकार होगी। मन्नत मैरिज गार्डन आपका होने वाला होगा रिद्धि सिद्धि सर्किल में, गोपालपुरा बाईपास, गोपालपुर बाईपास, जयपुर, राजस्थान में। ये मेरे प्यारों जो भी राजस्थान के होंगे तो परसों मुलाकात होगी। अभी ठीक है ना? तो जो भी हो, जो आने के इच्छुक हो तो एक बार जरूर वहां पर मिलना है। ठीक है ना? चलो, आवाज स्लो आती है सर जी, आवाज तो बहुत तेज आ रही है। ठीक है ना? चलो जी। मनीष गुज्जर जी, तो चलो ठीक है, चलते हैं अपने इस जो है सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है स्टार्ट करेंगे। और मित्रों आपका जो चल रहा था वो चल रहा था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पहले मैं फिरोज शाह तुगलक है थोड़ा सा कर दूं, और उसके बाद जो है आगे के हम रणनीति को तैयार करेंगे। कौन से तुगलक की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं आपको बता रहूंगा फिरोज शाह तुगलक। इस तरीके से लिख देना है, फिरोज शाह तुगलक। ये आप बताएंगे कौन सी तुगलक की बात होगी। सर फिरोज शाह तुगलक ही चल रहा था ना, तो बीच में रह गया। अब फिरोज शाह तुगलक से हम फिर कंटिन्यू अपने इसे करेंगे आगे को। ठीक है, चलो। अब फिरोज शाह तुगलक की यदि मैं बात करूं, कुछ तो मैंने क्वेश्चन कुछ कहा, सारे से ही क्वेश्चन करा दिए। अब मित्रों फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय तांबे और चांदी से मिश्रित जो सिक्का था, और उन सिक्कों का जो है कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाया, उस सिक्के को क्या बोला गया है? ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मोहम्मद साहिब जी कह रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि फिरोज शाह ने, मेरे प्यारो नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आप जोड़ते चलना है। कौन सी शाह की बात कह रहे हो सर जी? तो मैं बात कह रहा हूं फिरोज शाह की। तो फिरोज शाह के समय चांदी और तांबे के मिश्रण से
जो निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था? फिरोज शाह के समय यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे फिरोज शाह के समय चांदी और तांबे से युक्त, किससे है सर जी? चांदी व तांबे से युक्त, ये आप बता रहे होंगे चांदी व तांबे से युक्त सिक्कों को, ठीक है ना, या निर्मित इस तरीके से फिरोज शाह के समय चांदी व तांबे के मिश्रण से, चांदी व तांबे के मिश्रण लिखना है, के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को, ये आप लिखेंगे सर जी के मिश्रण से, इस तरीके से लिख देना है कि मिश्रण से युक्त सिक्कों को। कौन से सिक्कों की बात है? तो आप बता रहे होंगे सर जी युक्त सिक्कों को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। फिरोज शाह के समय चांदी व तांबे के मिश्रण से युक्त सिक्कों को अर्ध, ऐसे में लिख दूंगा, ठीक है ना। क्या बोला जाता था सर? अर्ध व, ऐसे लिख देना है, व, ठीक है ना, विख कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, या अद्धा व विख भी हम बोलेंगे, अद्धा व अर्ध बोल दो या अद्धा बोल दो, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, और ज्यादा अच्छा रहेगा। अद्धा, अधा व विख कहा जाता था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आएगा, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। और आने वाला ही क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं फिरोज शाह के समय, जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके समय एक तो चांदी और तांबे के मिश्रण से युक्त जो सिक्का होता था उसे अधा व विख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विख कहा जाता था। ये आप बता रहे होंगे, और क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे देना, ठीक है। चलो, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम होगा कोटला फिरोज शाह दुर्ग, ठीक है ना। तो यदि फिरोज शाह लग रहा है तो आप फिरोज शाह तुगलक तो आप बता ही देंगे मेरे प्यारो। फिरोज शाह तुगलक ने जामनगर, ये जामनगर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा जामनगर पर आक्रमण कर दिया और वहां से मेरे प्यारो जगन्नाथ के मंदिर में लूटपाट की है और जगन्नाथ के मंदिर को भी तोड़ दिया। और यदि मैं बात करूं कश्मीर, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में अब है उसकी स्थिति, कांगड़ा देवी का मंदिर है, उसमें भी, ठीक है ना, देवी देवताओं को तोड़ फोड़ की है। और मित्रों वहां से जो भी जेवरात वगैरह हैं उन्हें लूट कर लिया आया। कौन? तो आप बता रहे होंगे सर फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक की बात होगी। इसी के साथ मित्रों इसकी हो जाती है मृत्यु। और अगला जो शासक आएगा, अगले जो शासक की यदि मैं बात करूं तो तुगलक शाह सेकंड, जो 1388 से 1389 तक बैठा है। अगला, जैसे कि मैं बात करूं जो भी है क्रम आप बता देना। तुगलक शाह, कौन से शाह की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी तुगलक शाह सेकंड, इस तरीके से कर देना है, जो 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। 1388 से 1389 तक तुगलक शाह सेकंड गद्दी पर बैठा है। इसी के साथ अबू, इस तरीके से लिखना है, वक्र शाह मेरे प्यारो। अबू यदि मैं बात करूं, अबू वक्र शाह, कौन से शाह की बात होगी तो हम बता रहे होंगे अबू वक्र शाह। ये आप कर देना, ये गद्दी पर बैठता है 1389 से 1390 तक, ठीक है ना। 1389 से 1390 तक अबू वक्र शाह गद्दी पर बैठेगा। इसी के साथ मेरे प्यारों महमूद शाह, यदि मैं बात करूं महमूद शाह, ये आप कर देना, कौन से शाह की बात होगी? महमूद शाह, जो ये इसकी बात तो होगी तो 1300, इनके बीच में भी आया है कोई, 1394 की बात तो होगी और 1413 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा है, ठीक है ना। और इसी के साथ इसे नासिरुद्दीन महमूद भी मैं बोल दूंगा, और ये तुगलक वंश का अंतिम जो शासक बताया जाता है। और इसी के समय मेरे प्यारो एक तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिख देना है, तैमूर, तैमूर लंग का आक्रमण। लंग मतलब एक पैर से लंगड़ा था। तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण, ये आप लिख देंगे सर जी, तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा
किस पर आक्रमण की बात होगी? तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया है तो सल्तनत को हिलाकर फेंक दिया मेरे प्यारों। और 7 दिसंबर 1398 ईस्वी की बात होगी। तो आप बताएंगे सर कब आक्रमण किया है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने? किसके समय? नासिरुद्दीन महमूद शाह बोल दूं या महमूद शाह हम बोल देंगे, ठीक है। इसके समय में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पर हमला, ऐसी डेट न दे रखी उसमें, ठीक है। चलो, तो ये आप बता देंगे तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? 1398 की बात होगी। और मेरे प्यारो दिल्ली सल्तनत की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत को उखाड़ कर फेंक दिया। और तैमूर लंग के एक जो है सेनापति, ठीक है, जो मतलब कि होगा, और उसने चौथा दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश कर दिया, जिस मतलब खिज्र खां होगा ना, और उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सैयद वंश। कौन सी वंश की बात कह दी सर जी? तो मैंने बात कह दी सैयद वंश की। तो आप हेडिंग डाल देना सैयद वंश। और सैयद वंश की यदि मैं बात करूं तो ये 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ठीक है ना, सैयद वंश आया है, ठीक है। 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा? सैयद वंश पूछा जाता है, ठीक है ना। गुरुजी 1394 है, किसका है 1394? ठीक है, 1388 में तो मर गया, लेकिन 1394 में क्या बता रहे हो? गद्दी पर बैठा है नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब बात आती है सैयद वंश। यदि मैं बात करूं सैयद वंश के संस्थापक की, तो आप बता रहे होंगे सर जी सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। सबसे ज्यादा ईमानदार क्वेश्चन होगा कौन से खां की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ठीक है ना। आए क्वेश्चन, तो आप बता रहे होंगे, ठीक है, गोलू प्रजापति बार बार गुरुजी 1394 क्या है? 1394 यूं तो लिख के बताओ पूरा क्या है। चलो, तो संस्थापक की यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे खिज्र खां। मेरे प्यारो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। खिज्र खां की बात होगी तो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा है। खिज्र खां की यदि मैं बात करूं सर, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की है? अब उपाधि की यदि यहां पर बात आएगी तो रैयत ए आला, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जब पूछा जाता है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की है, तो खिज्र खां सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि उपाधि की बात होगी तो सर मैं तो बता दूंगा रैयत ए आला। कौन सी है सर जी? तो आप बता देना रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो आप बताएंगे सर जी रैयत ए आला की तो खिज्र खां ने उपाधि ये धारण की थी। सल्तनत काल में मतलब कि जो अब देखो सल्तनत, तैमूर लंग था अफगान था, मतलब कि आक्रमण किया है, ठीक है ना। अमित प्रजा राजवर कह रहे हैं फिरोज शाह से रिलेटिव सर विविध, ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं। और फिरोज शाह से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा, ठीक है ना, जो अलग आ जाए। आ रही बात समझ में? चलो, अब बात आ गई रैयत ए आला की उपाधि धारण की। मित्रों यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए। गुलाम वंश आपने पढ़ा, खिलजी वंश हमने पढ़ लिया, तुगलक वंश हमने पढ़ लिया, सैयद वंश हमारा चल ही रहा है, और लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र, देखो मोमडन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी। तो जो 4 वंश के जो मोमडन थे वो थे सुन्नी धर्म को मानते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश था। यदि मैं बात करूंगा तो सैयद वंश आप बता रहे होंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन तो हमसे पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला
इस तरीके से क्वेश्चन लिख देना है। कौन सी सल्तनत की बात कह देते हो सर आप? तो मैं बात कह रहा हूं दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, ये आप पॉइंट नोट कर देना, शासन करने वाला, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र, कैसे कैसी मात्र की बात है, एकमात्र सर जी सिया, ठीक है ना, सिया वंश था, एकमात्र सिया वंश, और नाम होगा भैया सैयद वंश होगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र मेरे प्यारो सिया वंश होगा, ठीक है ना। अब बात क्या होगी, अब एक और बात मैं बताऊं आपको। अब इसके बाद जो, यदि मैं परीक्षा की दृष्टि से देखूं तो संस्थापक और एक उपाधि और सिया वंश, भाई यही इंपोर्टेंट है। इसके बाद दुर्बल व अयोग्य शासक ठहरे हैं जिन्होंने मेरे प्यारो कार्य ही नहीं किया, ठीक है। तो इसके साथ ही इसमें सैयद वंश में बस इतना ही होगा, और इसी के साथ आपका आ जाएगा लोदी वंश। कौन सा? बस इसमें इतना ही है, लोदी वंश आपको हेडिंग डाल देनी है। कौन सी वंश की बात कह रहे हो सर जी? तो मैं बात कर रहा हूं लोदी, और 1451 की बात होगी मेरे प्यारो, और 1526 ईस्वी तक, ठीक है ना। एडी आप बता रहे होंगे 1451 से 1526 तक। अब लोदी वंश की यदि मैं बात करूं तो लोदी थे अफगान। कौन थे सर जी? अफगानों की यहां पर बात होगी। अब बात क्या आती है सर? हाँ, अब बात क्या आती है, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अफगानों की बात होगी। और अफगान, यदि पहले मैं बात करूं संस्थापक, तो आप बताएंगे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद आता है आपका सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद आपका आएगा सर जी इब्राहिम लोदी। 3 सुल्तानों ने शासन किया है इस लोदी वंश में। और पहले आप डाल देंगे सर जी संस्थापक की, यदि मैं बात करूंगा, और इनका समय भी पूछा गया है, तो इसलिए मेरे प्यारो आप समय को भी बहुत बढ़िया तरीके से नोट करते चलेंगे। संस्थापक की बात कह दी सर, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम बता रहे होंगे सर जी बहलोल लोदी, आप बता देना। कौन से? तो आप बताएंगे सर बहलोल लोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और संस्थापक से रिलेटिव क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं, बहलोल लोदी संस्थापक होंगे। मित्रों, इनके समय की यदि मैं बात करूं, तो सर ये 1451 से लेकर 1489 एडी तक, एडी बोलूं तो एनो डोमिनो, ठीक है ना, गद्दी पर बैठे हैं। यदि बात किसकी आएगी कि बहलोल लोदी की, तो बहलोल लोदी गद्दी पर कब बैठे हैं? तो आप बता देना सर जी, ये बैठे 1451 से लेकर, और कब तक? 1489 ईस्वी तक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो आप बता रहे होंगे सर जी बहलोल लोदी। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, दिल्ली की गद्दी पर मेरे प्यारो कौन सी गद्दी की बात होगी? सर दिल्ली की गद्दी की बात होगी, और क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। दिल्ली की गद्दी पर इस तरीके से क्वेश्चन लिख देना है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, ठीक है, ये आप बताएंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, ठीक है, क्या करने वाला है? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक मेरे प्यारो, प्रथम अफगान शासक, ये हम नोट कर देंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक, प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था सर जी? तो आप बता रहे होंगे बहलोल लोदी था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक, तो सर जी आप बता देना बहलोल लोदी था। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात इसकी राज्याभिषेक की आती है। यदि मैं राज्याभिषेक की बात करूं, बहलोल लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। यदि राज्याभिषेक की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोदी गाजी की उपाधि धारण करके। कब की? 19 अप्रैल की बात है सर,
और अप्रैल का महीना चल भी रहा है। 19 अप्रैल की बात होगी, वर्ष 1451 एडी की बात है मेरे प्यारो। राज्याभिषेक करा लिया बहलोल लोदी या बहलोल शाह गाची की उपाधि धारण करके, इस तरीके से आप बताएंगे सर जी। 19 अप्रैल 1451 एडी को बहलोल शाह गाची की उपाधि धारण करके, कौन सी शाह बहलोल शाह गाजी, इस तरीके से आपको लिखना है। गाजी की उपाधि धारण करके मेरे प्यारो, किसकी उपाधि की बात होगी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके, ठीक है ना, धारण करके गद्दी पर बैठा। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे बैठा, ठीक है। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके कौन? बहलोल लोदी गद्दी पर बैठ गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, अब भाई अफगान है, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली में या दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की, जो अफगान है ना, अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी जो है बहलोल लोदी को। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा और बताना है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना होगा सर जी। दिल्ली पर प्रथम, दिल्ली पर किसकी बात है? प्रथम, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की मेरे प्यारो, कौन से राज्य की बात होगी? तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य, इस तरीके से लिखेंगे, अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय अफगान राज्य की क्या होगा? अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है सर जी? बहलोल लोदी को जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा, बहलोल लोदी को जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आए, जाता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी, और ये पूरा का पूरा फंडा आपके सामने होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, अरे चलूं, चलो जी मित्रों, गद्दी पर तो बैठ गया। सर गाजी होता है काफिरों का वध करने वाला। हैप्पी सिंह, तुमने यू जो है इतने बड़े में लिख दिया, पूरा का पूरा बोर्ड घेर दिया। गाची क्या होता है, गाची क्या होता है, बस कॉपी पेस्ट मार दिया। गाची का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है ना। किसकी बात होगी? काफिरों का वध करने वाला। चलो अब बात आती है, बहलोल लोदी गद्दी पर बैठ गया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? जो सरदार थे, जो मंत्री परिषद थी, उन्हें क्या कहकर पुकारता था? तो आप बता रहे होंगे सर जी मकसद ए अली, ठीक है। कौन से अली की बात होगी? मकसद ए अली आप बता रहे होंगे। क्वेश्चन आए, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था, ये क्वेश्चन होगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छुट रहा हो, ठीक है ना। बहलोल लोदी अपने सरदारों को, ये क्वेश्चन यदि आए तो आप बताएंगे बहलोल लोदी अपने सरदारों को, मेरे प्यारो अपने सरदारों को, ये आप नोट कर देना, अपने सरदारों को मकसद ए अली, कौन से अली की बात होगी सर जी? हम बता रहे होंगे मकसद ए अली, ठीक है ना। कौन सा? तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था, मकसद ए अली, ये आप नोट करके लिख देना, अली कहकर पुकारता था। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर हम बता रहे होंगे पुकारता था, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन क्या है? बहलोल लोदी अपने जो सरदार हैं, अपने सरदारों को क्या कहता था सर जी? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। तो आ जाए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना? हाँ सर जी। अब इनके जो पिता का नाम था मलिक बहराम था, माता का नाम था मलिक काला। ये तो खैर पिता माता पिता इनके जो है डाउट में ही रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो मित्रों,
1489 की बात होगी, ग्वालियर के अंतिम अभियान के दौरान रास्ते में लू लग जाती है। लू, अब गर्मी का मौसम आएगा ना, अब लू चलेंगी। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। घर में बढ़ जाने, लू चाट जाएंगी, क्या मैं ना। तो लू लगने के कारण 1489 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। और मृत्यु की यदि मैं बात करूं सर जी, इनकी मृत्यु ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे होंगे, ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी? तो हम बता रहे होंगे ग्वालियर के अंतिम अभियान, ये आपको पॉइंट लिख देना है। ग्वालियर के सर जी अंतिम अभियान, ये लिखेंगे कौन से अभियान की बात होगी? ग्वालियर के अंतिम अभियान के, ग्वालियर के अंतिम अभियान के दौरान, अभियान के दौरान, इस तरीके से लिख देना है सर जी। ग्वालियर के अंतिम अभियान के दौरान, ठीक है, ग्वालियर के अंतिम अभियान के दौरान दिल्ली लौटते समय, मेरे प्यारों, कैसे कहाँ लौट रहा है? दिल्ली लौटते समय, ये आपको लिखना है। दिल्ली लौटते समय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। दिल्ली लौटते समय 1489 ईस्वी को मेरे प्यारों, ठीक है ना, किसकी? 1489 ईस्वी को बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। अलविदा कह दिया, लून नहीं मान लिया बेचारा, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। आ रही है बात समझ में ना? अरे आ रही है? हाँ सर जी, आ रही है बात समझ में। ग्वालियर के अंतिम अभियान के दौरान दिल्ली लौटते समय 1489 ईस्वी को मेरे प्यारों, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बहलोल लोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्या? जौनपुर, जिसे सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो जौनपुर। तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय करना इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। किसकी? बहलोल लोदी की यदि बात होगी। और इसकी नौक सी निकल गई। है? अच्छा, चलो जी, अब बात क्या होगी? ये जब, चलो भाई, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जौनपुर राज्य का दिल्ली में विलय करना इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब कि दिल्ली में किसका? जौनपुर राज्य का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का मेरे प्यारों। उस समय तो जौनपुर था ना, अब राज्य ही बोल देते थे क्योंकि छोटे छोटे प्रांत थे। तो जौनपुर को ऐसे लिख देना है, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में, दिल्ली में विलय करना। दिल्ली में क्या कर दिया? विलय करना, ठीक है ना। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, विलय करना मेरे प्यारों, विलय करना। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय करना बहलोल लोदी की मेरे प्यारों। कौन से लोदी की बात है सर जी? आप बता देना। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, हाँ जी, सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है सर जी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इतना बेहतरीन क्वेश्चन भाई साहब, आएगा तो खत्म कर देना एक बार में ही। जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये आप बता रहे होंगे। सर आजमगढ़ का पड़ोसी जिला है जौनपुर। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, ऐसी तैयारी करते चलना है। पर ऐसा ना पूछा जावे कि आजमगढ़ का पड़ोसी जिला, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। चलो, अब यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के, देखो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए, ये मैंने पहले भी बताया आपको। और जितने भरवी शासक आए हैं, तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक समय तक मित्रों 38 वर्षों तक शासन करने वाला, जिंदगी गुजर गई 38 वर्षों तक शासन करने वाला या सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था बहलोल लोदी।
कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आप नोट करेंगे, क्या करेंगे सर जी? दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक समय 38 वर्षों तक शासन करने वाला सुल्तान बना बहलुल लोदी। ठीक है ना? कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जब आप बता रहे होंगे सर जी दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में, मेरे प्यारो ऐसे लिख देना, सभी जितने भर भी शासक आए हैं सभी शासकों में सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक, ये लिख देना है, सबसे अधिक समय तक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला। ठीक है ना? सबसे अधिक समय तो मैं लिख दूं ना 38 वर्ष, 38 वर्ष तक शासन करने वाला। ठीक है ना? 38 वर्ष तक शासन करने वाला शासक, करने वाला जो शासक था उसका नाम था मेरे प्यारो, करने वाला शासक था। ऐसे ही लिख देंगे। और कितने आप बताएंगे सर जी? 38 वर्षों तक। कितने वर्षों की बात होगी तो हम बता देंगे 38 वर्षों तक। ठीक है, तो ये पॉइंट यदि पूछा जाए। अब इसी के साथ आता है सर जी सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला जो सुल्तान होगा दूसरा, जिसका नाम होगा सर सिकंदर लोदी। कौन सा लोदी है मेरे प्यारो? तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा, आदि नैर कर दो या अंक की बिंदी लगा दो, और सिकंदर लोदी की तरफ हम जब चलेंगे तो आप बताएंगे सर 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, 1517 एडी तक गद्दी पर बैठा है कौन? सर जी सिकंदर लोदी। आपने बताया तो कब से कब तक? तो सर आप बता देना 1489 से 1517 तक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सिकंदर लोदी। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जो सिकंदर लोदी। राज्याभिषेक की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं पहले राज्याभिषेक की बात करूं। ठीक है ना? यदि क्वेश्चन आएगा सिकंदर लोदी का राज्याभिषेक, ठीक है, किसकी बात है सर? सिकंदर लोदी का राज्याभिषेक 16 जुलाई 1489 ईस्वी को होता है। कै जुलाई की बात होगी सर? 16 जुलाई। ये आप बता रहे होंगे 1489 ईस्वी को। किसका? सिकंदर लोदी का। निजाम खां, इसका नाम तो निजाम खां था। ठीक है ना? नाम क्या, सिकंदर लोदी का नाम क्या था मेरे प्यारो? तो मैं आपको बता रहूंगा, निजाम खां। ठीक है ना? निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से, ये आप लिख देना, निजाम खां जो है ना सिकंदर लोदी के नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा मेरे प्यारो। किसके नाम से? सिकंदर लोदी के नाम से, ये आप लिख देना, नाम से गद्दी पर बैठा। किस पर बैठा है? तो आप बताएंगे सर जी गद्दी पर बैठा। सर ऐसा क्वेश्चन, हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब एक बार में करना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो आप बताएंगे इसका नाम तो निजाम खां था जो 1489 में सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा है। अब सिकंदर लोदी की यदि मैं बात करूं, सिकंदर लोदी ने भी अजब गद्दी पर बैठा है। ये कैसा सुल्तान था सर जी जो डेली दाढ़ी बनाता था? अब ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ना जाएगा, लेकिन भाई साहब अपने समय में इसने भी कसर न छोड़ी। ठीक है ना? ज्वाला देवी के मंदिर पर आक्रमण कर दिया सिकंदर लोदी ने, और वहां से जो हिंदू देवी देवता की मूर्तियों को उठाकर लेकर आया है, और मूर्तियों के जो है टुकड़े टुकड़े कर कर बाट मैं बोलूं पार्टों में बाट बना दिए, और कसाईयों को मांस तोलने के लिए मूर्तियों के अंग दिए थे। किसने? सिकंदर लोदी ने। मैं ना कह रहा, इतिहास कहता है ऐसा। ठीक है, कौन कहता है? इतिहास कह रहा है। इस सिकंदर लोदी की ये बात होगी। बात क्या होगी सर जी? इसने क्या किया है? आगरा नामक शहर बसा दिया। पहली बात सबसे बढ़िया तो ये था, देखो ये 16 जुलाई भी दे रखा है, कहीं कहीं 17 जुलाई भी है। इनकी डेटों में बहुत ज्यादा वो है मैचिंग। हम किसी भी बुक में देखेंगे कहीं 16 जुलाई कहीं 17। यदि मैं एनसीईआरटी को बेस मानूं तो ये 16 जुलाई ही है। ठीक है ना? 16 जुलाई है, तो आप 17 यहाँ, वैसे तो राज्याभिषेक वगैरह पूछा ना जावे, लेकिन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आगरा नामक शहर मेरे प्यारो, आगरा नामक
आगरा, इस तरीके से लिख देना है, नामक शहर, आगरा नामक शहर बसाया। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बसा दिया। और कब सर जी? 1504 ईस्वी को। 1504 एडी को आगरा नामक, जिसे अग्रवन के नाम से जाना जाता था मेरे प्यारों, वो शहर बसा दिया। और सर्वप्रथम आगरा को 1506 में अपनी उपराजधानी भी बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? उपराजधानी। एक तो राजधानी, एक उपराजधानी, यदि मैं बात करूं। किसने? सिकंदर लोदी ने। मित्रों, भूमि मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी, मतलब कि भूमि की मपाई के लिए, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग या पैमाने का प्रचलन किस सुल्तान ने किया है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, सिकंदर लोदी ने। क्या क्या मापने की बात कह दी? तो मेरे लाडलो, भूमि मापने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, भूमि मापने के लिए, ये आप बता रहे होंगे सर जी, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी, इस तरीके से लिख देना है। क्या सर? गज ए सिकंदरी। हाँ, तो भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी इस तरीके से लिख देना है, नामक, गज ए सिकंदरी नामक मेरे प्यारो, नामक पैमाने का ये छाप देना है, नामक पैमाने का प्रचलन, नामक पैमाने का क्या होगा सर जी? प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? तो हम बता रहे होंगे सर जी, सिकंदर लोदी ने किया था। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों जब परीक्षा में पूछा जाएगा, एक बार में करके आना होगा। गज ए सिकंदरी, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं लिखी हैं किस शीर्षक से? गुलरुखी नामक शीर्षक से फारसी में मेरे प्यारो इनने कविता भी लिखी है। यदि बात की जाएगी किसने, तो आएगा कि फारसी कविताएं एक शीर्षक से, तो आप लिख देना सर सिकंदर लोदी ने। कौन सी लोदी की बात कह रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी ने, यदि क्वेश्चन आएगा, सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं, कौन सी कविताओं की बात है सर? तो आप बता देना फारसी कविताएं, इस तरीके से करेंगे। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं गुलरुखी, कौन सी रुखी की बात होगी सर? गुलरुखी नामक शीर्षक से लिखी, गुलरुखी नामक, नामक शीर्षक से, इस तरीके से आपको लिखना है, गुलरुखी नामक शीर्षक से, शीर्षक से लिखी थी सर। ऐसा क्वेश्चन, हाँ ऐसा ही तो है, लिखी थी। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सिकंदर लोदी ने फारसी जो कविताएं हैं, कौन सी शीर्षक की बात होगी? गुलरुखी। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले जो मैं इन्हें करा रहा हूं, जो आते हैं मेरे प्यारो। सिकंदर के आदेश के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया और नाम कर दिया फरंगी सिकंदरी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आयुर्वेद ग्रंथ सर जी, कौन सी ग्रंथ की बात होगी? आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर दिया और फारसी में अनुवाद कराकर फरंगी सिकंदरी करवा दिया। ठीक है ना, चलो जी, ठीक है, तो लिखना है सिकंदर लोदी ने, कौन से? तो सिकंदर के आदेश के अनुसार ऐसे लिखेंगे, या सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा मेरे लाडलो, सिकंदर लोदी के, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार। किसके अनुसार की बात है? सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार। आदेश के क्या होगा सर जी? सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथ का, कौन सी ग्रंथ की बात होगी? आयुर्वेद ग्रंथ का, ये आप बता रहे होंगे, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करके, आयुर्वेद ग्रंथ का किसमें? फारसी में अनुवाद करके, ये आपको नोट कर देना है। फारसी में अनुवाद करके सर जी, अनुवाद करके, अच्छा, अनुवाद करके नाम रख दिया फरंगी सिकंदरी। कौन सा? ठीक है ना, फरहंगे, फरहंगे सिकंदरी कर दिया, सिकंदरी कर दिया। ये आप बता रहे होंगे फरंगी सिकंदरी किया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे सिकंदर लोदी के आदेश के अनुसार जो आयुर्वेद ग्रंथ है, ठीक है ना, मैं हिस्ट्री को टेंशन खत्म। अच्छा, अब एहसास हो रहा है कि सारे एग्जाम में हिस्ट्री का टेंशन खत्म।
पहले एहसास ना हो रहा है ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिकंदर लोधी के आदेश के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करके क्या कर दिया, फरहंगे सिकंदरी कर दिया सर जी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। एक जो है सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान बना जिसने मुस्लिम महिलाओं को पीरों व मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी भैया पीर वगैरह पर नहीं जाएंगी, ये ऐसे प्रतिबंध भी लगाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब इसी के साथ सर जी अगला जो शासक आएगा, भाई अगले अगले को बैठा दो, इतना ही होगा इसमें, ठीक है ना। अगला जो होगा तीसरा, और तीसरे का नाम होगा इब्राहिम लोदी। तीसरे का नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 एडी तक, 1517 से लेकर 1526 एडी तक गद्दी पर बैठा है इब्राहिम लोदी। अब गद्दी पर बैठ गए मेरे प्यारों। और इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा है तो एक युद्ध होता है खतौली का युद्ध, आपने पढ़ा भी होगा। यदि मैं बात करूं खतौली का युद्ध, इस तरीके से लिख देना है सर जी, कौन से युद्ध की बता रहे हो, तो मैं तो कह दूंगा खतौली का युद्ध। ये कब होता है, तो 1517-18 में, ठीक है ना। 1517-18 में एक खतौली का युद्ध होता है। और किस किस के बीच, तो मेवाड़ के शासक राणा सांघा, ये आप बता देंगे सर कौन से, तो आप बता देना मेवाड़ के शासक होंगे। कहाँ के शासक हैं, तो सर जी मेवाड़ के शासक बताए थे आपने। मेवाड़ के शासक, शासक का नाम क्या होगा, शासक का नाम मेवाड़ के शासक राणा सांघा, इस तरीके से लिखना है। मेवाड़ के शासक राणा सांघा, वे कौन होंगे मेरे प्यारो, इब्राहिम लोदी। लेकिन विजयी कौन हो गया, तो आप बताएंगे सर राणा सांघा यहाँ पर विजयी हो जाते हैं। विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में मेरे प्यारो राणा सांघा को अपना एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़ा था। इब्राहिम बतूता अलग था क्या, इब्राहिम बतूता ना, इब्न बतूता, वो पढ़ा दिया मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था वो। ठीक है, खतौली का युद्ध ये आप बता रहे होंगे। चलो जी, इसी के साथ एक और युद्ध होता है सर जी, पानीपत का प्रथम युद्ध, आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से मेरे प्यारों। कौन सी युद्ध की बात है, पानीपत का, तो आप बताएंगे सर पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आप हेडिंग डाल देना, पानीपत का प्रथम युद्ध मेरे प्यारों, मेरे शेरों। 21 अप्रैल की बात होगी, 1526 की बात होगी, 21 अप्रैल की बात होगी, 1526 की वो वर्ष होगा 1526 में। और किस किस के बीच, तो आप बताएंगे ईसवी की बात होगी ना, तो आप बताएंगे सर जी इब्राहिम लोदी। कौन होगा, तो आप बता देना सर, एक तो इब्राहिम लोदी, इस तरीके से आपको बताना है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वे कौन होगा सर जी, वे होगा बाबर। वे बाबर के बीच यह युद्ध होता है। और विजयी कौन हो जाता है सर जी, तो आप बता देना मेरे प्यारो, बाबर इसमें विजयी हो जाता है। रणभूमि पर वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है ना, चलो जी, अश्विन है, कुछ पूछिए है। सर मेरा नाम अश्विन है, कुछ पूछिए। क्या पूछूं, है भैया पूछूं क्या, ये बता दो। चलो, 21 अप्रैल 1526 को, अब बात क्या होती है, दिल्ली सल्तनत के जितने भरवी सुल्तान आए, गुलाम वंश से लेकर और कौन से वंश तक, तो सर जी ये होगा आपका लोदी वंश तक। तो एकमात्र सुल्तान ऐसा था इब्राहिम लोदी जो रणभूमि पर वीर गति को प्राप्त हो गया। रण की वो भूमि, ठीक है, तो हम लिख देंगे सर जी रणभूमि पर, ठीक है ना, रणभूमि में, इस तरीके से लिख देना है, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला। कौन सी गति की बात है, वीर गति को, ठीक है ना, प्राप्त होने वाला प्रथम सुल्तान था, प्राप्त होने वाला ये आप बता रहे होंगे सर जी, प्राप्त होने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक है ना, प्रथम, इस तरीके से लिख देना है,
प्रथम सुल्तान, और सुल्तान का नाम क्या होगा? रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी। और मेरे प्यारो, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ही दिल्ली सल्तनत हो जाती है समाप्त। दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। ये भी दिल्ली सल्तनत, यदि मैं बात करूं सर, दिल्ली सल्तनत का इस तरीके से लिख देंगे अंतिम सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कैसे सुल्तान की बात होगी? अंतिम सुल्तान था सर जी, जिसका नाम क्या होगा मेरे प्यारो? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया, और भारत में एक नया जो है वंश आता है दिल्ली की गद्दी पर, जिसका नाम होगा मुगल वंश, ठीक है ना। हाँ सर जी, युद्ध भूमि में, हाँ रणभूमि, युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था, जिसका नाम था, आप बता रहे होंगे सर जी, इब्राहिम लोदी। और यहाँ के आपकी दिल्ली सल्तनत की हो जाती है समाप्ति, और मुगल साम्राज्य हो जाएगा स्टार्ट। 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य चला। बाबर गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद मेरे प्यारो शाहजहां, और शाहजहां के बाद आप पढ़ रहे होंगे औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल साम्राज्य का भी विघटन शुरू हो जाता है। अयोग्य शासक आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, और फिर मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बाद तुरंत मेरे प्यारो भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को करते चलेंगे, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होते चलेंगे, ठीक है ना। तो कल, हाँ, गुड बाय लोधी वंश, ठीक है। तो कल आप हम कर रहे होंगे मिलकर सर जी मुगल साम्राज्य, ठीक है ना। तो कल चलो एक बार टेस्ट कर ले मैं, ठीक है। कल शायद सैटरडे भी है ना, तो सैटरडे को हम कर लेंगे टेस्ट। और भैया आपका मंडे से मुगल साम्राज्य स्टार्ट। तो दिल्ली सल्तनत का पूरी की पूरी का ये टेस्ट होगा। तो कल सभी को टेस्ट में जुड़ना है सर। इससे पहले कोई नहीं मरा था ना, रणभूमि में ना मरा कोई भी, मतलब युद्ध स्थल पे, जैसे राजान के आमने सामने युद्ध हो रहे हैं, तो इससे पहले, ठीक है ना, युद्ध स्थल पर कोई भी नहीं मरा था। चलो सर, कल टेस्ट ले लीजिए। हाँ, तो इन पांचों वंशों में से जो मैंने ना कराए क्वेश्चन, और ये भी रहेंगे, ठीक है सर जी। आपको इतना कैसे याद है, मुझे डाउट है सर जी। अच्छा, मनीष गुज्जर कह रहे हैं, ठीक है, तो आ जाइयो भैया। गुड्डू, लव यू सर जी, लव यू, आपकी स्वीकार होगी। चलो सर, यू आर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अब मिलता हूं आपसे कल। तो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।